Hello students, this is lecture number 2 on the Indian economic, okay, chapter 1, that is Indian economy on the eve of independence. हमने previous lecture पे agriculture sector पे खत्म करा था. Now we will start with the industrial sector. See, आपके यहाँ पे मैंने short forms बना के रखे हैं. Suppose यहाँ पे short form दिया है LIFE. Now these short forms are acronyms for the various points. सबसे पहला एल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है लिमिटेड कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू दी जीडीपी. सो एक एक करके अपन ये पॉइंट समझते हैं. सी जीडीपी इज व्हाट इज जीडीपी ऋषिका? याद आ रहा है जीडीपी ऋषिका? व्हाट इज जीडीपी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. अब ये बनता किससे है बेटा? ऑल दी सेक्टर्स व्हिच आर कंट्रीब्यूटिंग. तो अब अगर मैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की देखूं तो वहां पे मॉडर्न इंडस्ट्रीज अभी इतनी जल्दी नहीं आई, बहुत कम थी. So only 1/6 or about 17% of GDP was contributed by industries. तो इंडस्ट्री का ये कम कंट्रीब्यूशन क्यों है? Because there was slow and limited industrial development. पहली चीज, जो कॉटन टेक्सटाइल मिल थी वो इंडिया में स्टार्ट हो गई थी. इन महाराष्ट्र एंड गुजरात कॉटन टेक्सटाइल मिल्स स्टार्ट हुई. जूट मिल्स डोमिनेटेड बाय फॉरेनर्स इन बंगाल. आपकी जूट मिल्स भी स्टार्ट हो गई थी. और टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को ये इंकॉर्पोरेट हुई थी बेटा 1907 पे बाय जमशेदजी टाटा. ओके, हु वाज जमशेदजी टाटा? ही वाज द फाउंडर ऑफ दिस पर्टिकुलर टाटा इंडस्ट्रीज ग्रुप. और उन्होंने पर्टिकुलरली स्टार्टेड टिस्को इन द ईयर 1907. सो यहाँ पे ये भी अभी तक अपने पास इंडस्ट्रीज आई. मतलब गिनी चुनी कितनी इंडस्ट्रीज मशहूर थी उस टाइम पे. एक तो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स जो इंडियंस की चल रही थी महाराष्ट्र और गुजरात में. फिर दूसरा जूट मिल्स जो चल रही थी आपकी फॉरेनर्स की, बाय विद द हेल्प ऑफ फॉरेनर्स. अभी भी उसमें इन्वेस्टमेंट फॉरेनर्स ने करा था और वो चल रही थी बंगाल में. और टिस्को 1907 में ये जमशेदपुर में स्टार्ट हो गई थी बेटा. ओके. Second, inadequate role of public sector. Now, what is public sector, beta? Government. Government कोई रोल प्ले ही नहीं कर रही थी. Why? Because there was very limited operation of public sector. वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं करती थी. किसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करती थी? इंडस्ट्रियल सेक्टर में. उनका कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं था. वो रेस्ट्रिक्ट कर रही थी अपने इन्वेस्टमेंट सिर्फ रेलवे, पावर जनरेशन एंड कम्युनिकेशन. इज दिस क्लियर? मतलब उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ तक रेस्ट्रिक्टेड था? उनका इन्वेस्टमेंट रेस्ट्रिक्टेड था रेलवे, पावर जनरेशन और कम्युनिकेशन, इन सब पे. पर वो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स पे फोकस नहीं कर रहे थे. नेक्स्ट इज इट गॉट शॉर्टेज ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री. सी, अगर आपको नेशन डेवलप करना है तो आपको हैवी इंडस्ट्रीज तो लेके आनी पड़ेंगी. हैवी इंडस्ट्रीज कौन सी होती है बेटा? Capital good industries are considered as heavy industries. During British rule, there was hardly any capital good industry to promote the industrialization process. Okay, मतलब during particularly क्या करा उन्होंने, जब ब्रिटिश रूल चल रहा था तो कैपिटल गुड इंडस्ट्री बहुत कम आई. ओके, दे ऑलवेज वांटेड इंडियंस टू बी डिपेंडेंट ऑन देम, क्योंकि उनका यही मोटो था कि अगर अपन ने कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज यहाँ पे लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा? इंडिया डेवलप हो जाएगा. और जो पूरा फिनिश गुड्स ब्रिटिश से आ रहा था उनका पूरा फिनिश गुड्स की सेल क्या हो जाएगी? खत्म. इसीलिए वो इंडिया में कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज नहीं लाने दे रहे थे और इसीलिए शॉर्टेज थी कैपिटल गुड इंडस्ट्री. अब कैपिटल गुड इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है बेटा? मशीन्स. इंडिया में मशीन्स ही नहीं आएंगी तो क्या आपको रॉ मटेरियल फिनिश गुड में कन्वर्ट हो पाएगा क्या ऋषिका? टेल मी. नहीं सर. ओके, तो कैपिटल गुड इंडस्ट्री की शॉर्टेज थी. उसके बाद कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ह्यूज कंपटीशन फ्रॉम मशीन. अब देख, मशीन मेड गुड्स कहाँ से आ रहे थे? मशीन मेड गुड्स वर कमिंग फ्रॉम ब्रिटेन डायरेक्टली. अब ब्रिटेन क्या कर रहा था? यहाँ से रॉ मटेरियल ले लिया और वहां से मशीन मेड प्रोडक्ट्स बेच दिए. अब क्या हुआ? जो इंडियन क्राफ्टमैन थे, जो इंडियन पर्सन्स थे, दे वर नॉट एबल टू compete from machine made goods. Machine made products from Britain were of very low cost and they have a hard and tough competition to the handicraft industries. It forced Indian craftsmen to shut down. मतलब
वो कंपटीशन दे ही नहीं पा रहे थे उसको मशीन मेड गुड्स को, बिकॉज वो चीप रेट पे आ रहे थे और यहाँ के इंडियन पर्सन जो दे रहे थे वो हाई रेट पे दे रहे थे। इसीलिए दैट द इंडियन क्राफ्टमैन, जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट था, वो बहुत अफेक्ट हुआ बिकॉज ऑफ मशीन मेड गुड्स विच वर कमिंग फ्रॉम ब्रिटेन। फिर आ जाओ टू फोल्ड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी। सिंपल यही था कि रिड्यूस इंडिया टू एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। उनका यही मकसद था कि इंडिया को हम एक्सपोर्टर बनाए किसका, रॉ मटेरियल्स का, और इंपोर्टर बनाए अपने चीप फिनिश प्रोडक्ट्स का। अब देखो कैसा पर्टिकुलरली ट्रेड सेंटर कर दिया उन्होंने कि भैया इंडिया सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्टर रहेगा रॉ मटेरियल्स का, और यहाँ पे कैपिटल गुड इंडस्ट्री अगर आ भी जाएगी तो रॉ मटेरियल बचेगा ही नहीं उसके लिए, क्योंकि पूरा रॉ मटेरियल कहाँ जा रहा है, पूरा रॉ मटेरियल तो जा रहा है ब्रिटेन। सो इन दिस केस इम्पैक्ट क्या हुआ, डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ड्यू टू मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि आपके पास रॉ मटेरियल ही नहीं है बनाने के लिए, तो सारा रॉ मटेरियल वहां जा रहा है। डिमांड फॉर चीप इम्पोर्टेड मैन्युफैक्चर गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन राइजेस, और लोग भी क्या कर रहे थे, चीप प्रोडक्ट्स जो आ रहे थे ब्रिटेन से वो परचेज करना स्टार्ट कर दिया। ओके, इंडस्ट्रियल सेक्टर क्लियर है बेटा? इंडस्ट्रियल सेक्टर क्लियर है बेटा? Yes, sir. चलिए, नाउ मूविंग ऑन टू द फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के लिए यहाँ पे क्या शॉर्ट फॉर्म दिख रहा है बेटा, टेल मी? DIM. DIM, that is DIM. So सबसे पहला क्या बोला इन्होंने, D is referred as drain of India's wealth. अब देखो यहाँ पे एवरी पॉइंट पे देखो वही पॉइंट मिलेगा कि इंडिया की वेल्थ कैसे ड्रेन करी। दे मेड इंडिया एज अ इम्पोर्टर ऑफ देयर फिनिश गुड्स एंड द एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी। यहाँ पे साफ साफ लिखा है। सबसे पहली चीज, जो भी एक्सपोर्ट सरप्लस वो कमाते थे फॉरेन ट्रेड पे, वो कभी भी इंडिया में वापस नहीं आता। ये जो इंडिया से कमाते थे, जैसे लिखा है एक्सपोर्ट सरप्लस वाज यूज्ड टू मेक द पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन वॉर फॉट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर रूल कर रहा था, तो जो भी एक्सपेंसेस ब्रिटिश के वॉर्स की होती थी, वो इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड होता था उससे जितनी भी इनकम आती थी, वो पूरी पूरी इनकम उनके वॉर में यूज हो जाती थी। तो यहाँ पे पहले एक तो अपना इंडिया का फॉरेन ट्रेड इतना अफेक्टेड हुआ, और जितनी फॉरेन ट्रेड से अब इनकम और आ रही है, वो इनकम भी कहाँ चली गई, वो इनकम भी चली गई ब्रिटिश गवर्नमेंट को फॉर फेसिंग ऑफ देयर वॉर्स। सेकेंड क्या बोला उन्होंने, इट मेड इंडिया इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स एंड एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स। मतलब अगेन इंडिया क्या कर रहा था, सारे प्राइमरी प्रोडक्ट्स, चाहे वो रॉ सिल्क हो, कॉटन हो, वुलन हो, अदर सारी जो चीजें हैं वो सारी चीजें इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा था। एंड कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी प्रोड्यूस इन ब्रिटिश इंडस्ट्री, वहां पे वो चीजें बन के आती थी। एज अ रिजल्ट देयर वाज शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज इन डोमेस्टिक मार्केट, लार्जर एक्सपोर्ट सरप्लस वर क्रिएटेड। पर वो एक्सपोर्ट सरप्लस का यूज कहाँ हो रहा था, वो एक्सपोर्ट सरप्लस का यूज हो रहा था फॉर दी वॉर सिचुएशंस। फिर आ जाता है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश बेटा। नाउ मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज हुई थी, दैट वाज ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल। अब ये क्या था, स्विस कैनाल बेटा ओपन हुआ था 1869 में। स्विस कैनाल जैसे ही ओपन हुआ तो इंडिया का हाफ ऑफ द फॉरेन ट्रेड किस पे रिस्ट्रिक्ट हो गया, सिर्फ ब्रिटिश पे। मतलब पहले इंडिया एक्सपोर्ट करता था पर दूसरी कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट करता था, पर जैसे ही बेटा स्विस कैनाल ओपन हुआ 1869 में, तो उनके लिए क्या हो गया, इंडिया बिकेम द मोस्ट सुटेबल प्लेस फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। और हाफ ऑफ द इंडियाज फॉरेन ट्रेड कहाँ पे रेस्ट्रिक्ट हो गया बेटा, half of the India's foreign trade was restricted to Britain and only few countries like China, Ceylon and Persia. The opening of Suez Canal याद रखना बेटा, ये 1 मार्क में आ सकता है। When Suez Canal was opened, ये एक और चीज आपको याद रखनी है, when the Suez Canal was open and that created monopoly for the British Empire. क्लियर हो गया बेटा फॉरेन सेक्टर? Yes, sir. चलिए अब आ जाते हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल बेटा। यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें पॉइंटिंग की है। फर्स्ट, डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है, पहले बता, व्हाट इज डेमोग्राफी?
ये वर्ड सुना है? Study of various aspects of population. ठीक है। अब एक एक पॉपुलेशन के अगर एक्सपेक्ट पड़े, मतलब उस समय में जब ईव ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था तो उस समय क्या बर्थ रेट था, क्या डेथ रेट था, ये सब चीजें भी अफेक्ट करनी थी। अब इसमें याद रखना दो 1 मार्क क्वेश्चन। सबसे पहला कि आपका फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कब हुआ था? वो हुआ था 1881। मतलब इंडिया का सबसे पहला ऑफिशियल सेंसस ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पे ही हुआ था। मतलब 1881 में हम आजाद नहीं हुए थे, पर तब से हर 10-10 साल में आपका सेंसस। ना व्हाट इज सेंसस? जनगणना। जनगणना देखिए, कभी आए सेंसस घर, सेंसस वाले घर पे देखा है कभी? Yes, सेंसस sir. वालों को इन्फॉर्मेशन लेने आते हैं कि आप कितने, हाँ, हाँ, कितनी घर sir. में गाड़ियां हैं, कौन कौन एजुकेटेड है, सब चीजें इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं एक बार में। तो ये सिलसिला कब से स्टार्ट हुआ? फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस जो इंडिया का हुआ था वो हुआ था 1881। फिर उसके बाद 1921 में ऐसा क्या हुआ? 1921 is known as the year of great divide, क्योंकि this was the first stage of demographic transition। मतलब कोई चेंज अच्छा आया या नेगेटिव आया, तो ये 1921 was the year जहां पे सेकेंड चेंज ऑफ ट्रांजिशन स्टार्ट हुआ। जैसे अभी हम बोल रहे हैं सेकेंड वेव और थर्ड वेव ऑफ कोरोना इज कमिंग, तो वहां पे सेकेंड वेव ऑफ चेंज वाज देयर इन दी सेंसस। मतलब कुछ फिगर्स बहुत अच्छे आ रहे थे और कुछ फिगर्स बहुत डाउन जा रहे थे। सो ईयर 1921 याद रखना बेटा, ईयर 1921 इज नोन एज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ओके। 1881 को कब हुआ था? 1881 वाज फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस। कंफ्यूज मत होना बच्चे, यहाँ बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस 1881 एंड ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इज 1921। क्लियर? क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. अब उसकी Yes, स्टेट sir. देते हैं अपन, स्टेट ऑफ डेमोग्राफिक प्रोफाइल। वी विल बी ओनली कंप्लीटिंग दिस स्टेट ऑफ डेमोग्राफिक प्रोफाइल बिकॉज इंडियन इकोनॉमी थोड़ा बोरिंग हो जाता है, तो मैं कंटिन्यूसली आधा घंटा ना लेते हुए वी विल बी ओनली फोकसिंग ऑन 15-20 मिनट्स एंड देन वी विल बी कंप्लीटिंग। सो आज सेशन डेमोग्राफिक प्रोफाइल की ये वाले पॉइंट्स पे हम खत्म करेंगे। सबसे पहले क्या बोला? स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ। क्यों पॉपुलेशन ग्रोथ कम थी? देख, पॉपुलेशन बढ़ती किस चीज से? एक तो होती है बर्थ रेट से, एक क्या होती है पॉपुलेशन कम किससे होती है? डेथ से। सो यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रो कम क्यों हो रही थी? क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 44 ईयर्स थी। व्हाट इज 44 ईयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी? मतलब वहां उस समय अगर किसी ने 40 साल भी जी लिए तो बहुत जी लिया, अच्छा खासा जी लिया, क्योंकि उसके बाद डिसीजेज आना शुरू हो जाते, बीपी आ गया, शुगर आ गया, तो इन सब के अब इलाज अवेलेबल हैं। पर एट दैट मोमेंट देयर वाज नो पर्टिकुलर थिंग फॉर बीपी, नो पर्टिकुलर थिंग ऑफ शुगर। तो लोग पहले ही बीपी शुगर में आराम से और अदर डिसीज के चक्कर में क्या हो जाते थे? बट टुडे वी हैव गुड मेडिकल फैसिलिटीज। तो यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहाँ तक पहुंच गई बेटा? लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज रीच फ्रॉम 44 टू 68 ईयर्स। ओके। नाउ लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बाद यहाँ पे क्या बोला उन्होंने? एज अ केयर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कितना था? 218। ये अगेन बहुत ड्रास्टिक था। नाउ व्हाट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? नीचे देखो डेफिनेशन मैंने मेंशन करी है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज द नंबर ऑफ डेथ per 1000 live birth under the age of 1 year। इन्फेंट का मतलब क्या होता है? इन्फेंट मीन्स अ चाइल्ड हु इज नॉट मोर देन 1 year, और अ बेबी टिल 1 year इज नोन एज इन्फेंट। तो वहां पे इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कितना था? 1000 पे 218 जने तो यूं ही मर जाते थे। और अभी की सिचुएशन में कितने हैं? 40 per 1000। क्यों? क्योंकि अब जाके हम थोड़े हेल्थ में इंक्रीज हुए हैं, वी हैव गिवन मोर फैसिलिटीज ऑफ हेल्थ। ओके। सो यहाँ पे पहली चीज स्लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वाज देयर। सेकंड, लेक ऑफ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज जो अभी अवेलेबल है, जैसे वी आर गिविंग देम फूड, वी आर गिविंग देम सैनिटेशन, वी आर गिविंग देम एजुकेशन, हॉस्पिटल। तो वह उस जमाने में पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी। थर्ड इज इलिटरेसी। इलिटरेसी मतलब पहली चीज कि कितनी लिटरेट पॉपुलेशन, ये तो देख लो। उस जमाने में सिर्फ लिटरेट पॉपुलेशन 16%। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज 16%। अब देखो, लिटरेट मतलब एक ऐसा पर्सन जो एक लैंग्वेज रीड और राइट कर सकता है। जैसे आई वी आर लिटरेट क्योंकि हम अभी ये रीड और राइट कर सकते हैं इंग्लिश, हम हिंदी भी रीड एंड राइट कर सकते हैं, और अदर लैंग्वेज भी अगर आपको आती हो रीड एंड राइट कर सकते हो तो यू आर लिटरेट।
एजुकेटेड इज समथिंग डिफरेंट। पर उस जमाने में समझ ले सिर्फ 100 में से सिर्फ 16 जने ऐसे थे जो बोल के और लिख के एक लैंग्वेज लिख सकते थे। पर अब की सिचुएशन में क्या है, नाउ द सिचुएशन इज 74%, विच इज गुड। फीमेल लिटरेसी कितनी थी उस जमाने में? फीमेल लिटरेसी वाज ओनली 7%, मतलब फीमेल्स को ना स्कूल जाने दिया जाता था ना अदर थिंग्स। सो फीमेल लिटरेसी ओनली 7%। अब जाके फीमेल लिटरेसी कितने पे आई है? 48% इन दी प्रेजेंट सिनेरियो। तो वहां पे देयर वाज नो वैल्यू फॉर एजुकेशन एज वेल एज हेल्थ। फिर आ जाते हैं पॉवर्टी पे। तो वाइड पॉवर्टी प्रिवेल इन इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, वर्सनिंग प्रोफाइल ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन वाज देयर। अपन ने सिनेरियो देखा ही था। यू हैव सीन द पिक्चर लगान? लगान देखी तूने? नहीं सर। पिक्चर लगान नहीं देखी? देखना, उसमें आपको पूरा स्ट्रक्चर दिखेगा कि इंडिया का बिफोर द इंडिपेंडेंस क्या सिनेरियो था। इट इज ऑफ आमिर खान। Do see that movie, you will be able to understand what was the situation of Indian economy during that particular scenario. चलो, occupational structure भी कर लें आज, or it is getting bored? कर लें कर occupation? लेते हैं सर। हाँ। हाँ हाँ सर। So occupation का मतलब क्या होता है? Tell me what is occupation? आज अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर, वर्किंग। of labor according to the work, मतलब अगर मैं टीचर हूँ तो my teacher is my occupation. बिजनेस ऑफ या पर्टिकुलर कोई पर्सन बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस उसका क्या हो जाएगा? ऑक्यूपेशन। अब उस जमाने में ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर क्या चल रहा था? पहली बात, ऑक्यूपेशन इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर, दैट इज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री या सर्विस। इसके अलावा और कैटेगरी नहीं बनती। या तो भैया प्राइमरी में इन्वॉल्व होगा, फार्मर है, या तो हो सकता है कि भैया सामने वाले की इंडस्ट्री है, खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, या तो भैया वो किसी सर्विस में इन्वॉल्व है। जैसे आई एम प्रोवाइडिंग अ सर्विस एज अ टीचर, सो आई एम इन्वॉल्व इन अ सर्विस सेक्टर। अब क्या बोला उन्होंने? एग्रीकल्चर का क्या परसेंटेज था यहाँ पे? एग्रीकल्चर वॉज 70 to 75%, मतलब सी 75% पॉपुलेशन आपकी सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी। सेकेंड, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत कम पॉपुलेशन, दैट इज 10%, और वही सर्विस सेक्टर में 15 से 20%। तो अब क्या हुआ यहाँ पे सिनेरियो? एग्रीकल्चर इकोनॉमी इसीलिए बोलते हैं इंडिया को, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर में मेजर लोग अभी भी इन्वॉल्व है। भले ही 75% से मान के चल अभी 50 पे आ गया, पर मेजर पर्सन आर स्टिल एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर, बिकॉज उनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर से। अब इस पे क्या बोला उन्होंने? देयर वाज अनबैलेंस ग्रोथ। अनबैलेंस ग्रोथ का मतलब क्या होता है बेटा? ग्रोथ तो थी, पर कुछ एरियाज में एग्रीकल्चर अच्छे फोर्स पे था, जैसे लिखा है डिक्रीज इन दी शेयर, इंक्रीज इन दी शेयर ऑफ वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर सच एज उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब। अब पंजाब और हरियाणा वाले ऐसे केस हैं जहाँ पे फार्मिंग इज ओनली द मेजर इनकम, तो यहाँ पे फार्मिंग के पर्सन बहुत ज्यादा थे। पर वही अगर मैं देखूं, अगर वर्कफोर्स किसके लिए? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, इन सब में, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल, इन दीज केसेस व्हाट वाज द सिनेरियो? देयर वाज डिक्रीज इन द वर्कफोर्स ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब यहाँ की वर्कफोर्स क्या हो रही थी? बहुत कम हो रही थी एग्रीकल्चर में। मतलब यहाँ पे देयर वाज अनबैलेंस रीजनल वेरिएशंस वर देयर, देयर वाज अनबैलेंस ग्रोथ, बिकॉज एक एरिया में एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा लोग हैं और वहीं दूसरे एरिया में एग्रीकल्चर में बहुत कम लोग। ओके, आगे ऋषिका समझ में? इज दिस क्लियर ऋषिका? यस सर। चलो, so we are concluding today's lecture on occupational structure only. Thank you students for listening today's lecture. Do subscribe the channel for further updates and do hit the like button if you like the video.